स्वागत है आपका सभी का अपनी क्लास में। आज का अपना पाठ रहेगा अध्याय 8 जल संसाधन। ज्योग्राफी से संबंधित, भूगोल से संबंधित जो पहला लेसन है 8वां, जल संसाधन। जल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जल के पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर जो भी क्रियाएं होती है तो उसमें गति प्रदान करता है। जो भी कार्य करते हैं उसमें जल सबसे महत्वपूर्ण है। आप कोई भी कार्य करो तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो जल को क्या है, पृथ्वी की अनुपम देन माना जाता है। अनुपम मतलब आप समझते हो कि विशेष। पृथ्वी पर जल है वो विशेष देन है तो प्रकृति में देती है। ये प्रकृति पदार्थ है और प्रकृति से द्वारा जो हमें सीधा मिलता है वो प्रकृति पदार्थ होता है। मानवकृत होता है जो जिसमें मानव की क्रियाएं सम्मिलित हो, इसमें मानव बनाता है। जैसे जीप, कार, रेलगाड़ी, ये क्या है, ये मानव जनित है, इसमें मानव ने बनाया है। तो पानी है, इसको मानव ने नहीं बनाया, तो यह प्रकृति द्वारा है। जैसे जल है, हवा है, ये क्या है, प्रकृति जनित है। तो हमारा लेसन रहेगा जल संसाधन। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर जल। पृथ्वी है, संपूर्ण पृथ्वी, ये मान लो 100% है, ठीक है। तो इसमें संपूर्ण 100% है, तो इसमें कितने प्रतिशत पर जल है और कितना प्रतिशत है, मतलब पहले ये समझ लो कि भूमि है ये 100% है, तो इसमें कितने पर पानी है और कितने पर नहीं है। अब इसके लिए अपने एक अलग से डायग्राम देखते हैं। जैसे ये पहले वाला है, ये समझ लो कि ये 100% है। अब इसमें एक दे रखा है 71% और एक रखा है 29%। तो संपूर्ण पृथ्वी पर 71% में क्या है, जल है। 71% जल और 29% क्या है, स्थलीय भाग है। अब स्थल में भाई सब कुछ आ जाता है अभी पानी के अलावा। जैसे जल में आ गया समुद्र है, वो समुद्र में जो पानी है वो इसमें 71% है। इसमें पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदानी भाग है, वो सभी क्या है, इस 29% में है। तो इतना आपको समझ गए होंगे कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो 71% पर। और स्थलीय भाग कितना है, तो 29% मतलब 29%, और ये 71% है। अब दोबारा समझते हैं इस डायग्राम को। हमने पढ़ा है कि देखा कि 29% पर क्या है, स्थल है, और 71% पर क्या है, जल है। अब ये 71% का है, और 71% में से कितने प्रतिशत पानी पीने योग्य है और कितने प्रतिशत पानी है जो पीने योग्य नहीं है। हम सभी जानते हैं कि महासागरों में जल है वो क्या है, खारा होता है। भाई समुद्र अपने बड़े बड़े देखे होंगे, उसमें क्या है, जल है वो खारा पाया जाता है, मतलब पीने योग्य नहीं है। और हमको पीने के लिए कौन सा पानी चाहिए, शुद्ध जल। तो हमारे पास शुद्ध जल कितना प्रतिशत है, 3%। ये जो आपको रेड लाइन में दिख रहा है ये 3%। तो 3% जल है वो शुद्ध है, तो बाकी का कितना बच गया, ये 97%। तो 97% क्या है, खारा पानी है जो पीने योग्य है, मतलब आप किसी काम में नहीं ले सकते इसको, तो समुद्रों में पाया जाता है। तो इसीलिए भी सरकार भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है कि पानी का बचाव करना चाहिए। अब किस तरीके से कर रहा है, बोले वर्षा के जल का संरक्षण करना चाहिए। वो इसी कारण से सरकार बार बार समझा रही है कि भी शुद्ध जल है वो सबसे कम है। अब हमने देखा कि 3% जल शुद्ध है, तो इसमें पीने योग्य 3% नहीं है, वो और भी इससे कम है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि 71% पर क्या है, तो जल है, और जल में से 71 में से 97% खारा पानी है और 3% शुद्ध जल है। अब जो हमने पढ़ा है भी शुद्ध जल कितना प्रतिशत है, 3% है, उसमें से देखते हैं। उसमें से अब भूमिगत जल कितना है, तो भूमिगत जल है 30%। हिमानियों के रूप में जल कितना है, तो ये 69%।
9% क्या है, हिमानियों को मतलब है बर्फ़ के रूप में है, और इसकी बर्फ़ जमी हुई रहती है। अन्य कितना रह गया, ये अन्य रह गया 1% जो हम काम में लेते हैं। तो हमारे पास पीने योग्य, काम में लेने योग्य पानी कितना प्रतिशत है, 1% है। आप समझ सकते हो कि पानी का बचाव करना कितना ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। अब इन डायग्राम के माध्यम से एक बार फिर दोबारा समझ लेते हैं। ये जो हमने सबसे पहले डायग्राम देखा था वो 71 और 29% वाला संपूर्ण पृथ्वी का। अब ये इस 71% का है, इसमें से 97 खारा है और 3% मीठा जल है। अब ये 3% है, इसका ही ये भाग है। इसमें से 69 क्या है, बर्फ़ के रूप में है, और 30% क्या है, भूमिगत जल, जो आपके मान ले यहाँ बीकानेर क्षेत्र में जो कुएँ सर्वाधिक है। तो जो कुओं द्वारा तो ज़मीन में से पानी निकाला जाता है वो कितने प्रतिशत है, 30%, और एक बचा 1% जो हम काम में लेते हैं, पीने योग्य पानी है। इतना आपको समझ गए होंगे। अब आगे अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर 71% पर जल और 29% पर अब इसके बाद में है कि भारत में कुल उपयोग योग्य जल कितना है, तो ये है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर में, जिसमें मापने की इकाई है पानी को, बिलियन क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। तो ये क्या है, भारत में कुल उपयोग योग्य जल है। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल उपयोग में लिया जाता है, जो मानव उपयोगी जल में से इतना काम में लेते हैं। इतने में से 1869 में से 1123, अब ये कितना हो गया, 1123। अब 1123 में से 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल है और 433 बिलियन क्यूबिक जल भूजल के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अब मानव को पानी की आवश्यकता होती है, तो मानव को कितना पानी चाहिए, उसको मतलब मापने की इकाई क्या है, तो बिलियन क्यूबिक मीटर में मापा जाता है। अब सन 2000 में भारत में जल की आवश्यकता तो 634 बिलियन क्यूबिक मीटर थी। कितनी थी, 634 बिलियन क्यूबिक मीटर। और 2025 में कितनी है, 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। मतलब कितने सालों में, 25 सालों में बढ़कर 634 से 1023 हो जाएगा। अब जल प्रबंधन, ये अपना प्रमुख टॉपिक रहेगा इस लेसन में। ये वो सामान्य जानकारियाँ थी। अब उनमें से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो मतलब पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर जल है और कितने स्थलीय है, ये प्रश्न बनता है जो महत्वपूर्ण है। और बाकी के तो भाई कम ही चांस है कि इस तरह से मतलब जो ये दिया गया 2000 वाला और 2025 वाला इसका तरह कैसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जल प्रबंधन, यहाँ से भी महत्वपूर्ण बातें शुरू हो जाती हैं तो मतलब परीक्षा के लिए उपयोगी है। जल प्रबंधन, अब जल का प्रबंधन कैसे करना चाहिए, एक तो है कि हम खुद स्वयं किस प्रकार से करते हैं, वह भी जल प्रबंधन। मतलब जल को एकत्रित किस तरह से रखते हैं, उनको सुरक्षित किस तरह से रखते हैं, साफ किस तरह से रखते हैं वो। और एक जो सरकार चलाती है, सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है, तो सरकार द्वारा जो योजनाएं विभिन्न परियोजनाएं चलाई गई है उसको क्या नाम दिया गया, बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है। अब उद्देश्य से ये मतलब है कि अब कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले हमारा लक्ष्य होता है। अब आप कक्षा 10 में पढ़ते हो तो आपका उद्देश्य क्या है, कि पहला उद्देश्य तो ये है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हूँ, ये आपका उद्देश्य हो गया। अब ये एक उद्देश्य है। बहुउद्देश्य समझे कक्षा 10 में तो ये आपका उद्देश्य है कि पहले अच्छे अंकों से कक्षा 10 को पास करूँ, उसके बाद आगे की पढ़ाई निरंतर रखूँ, अच्छी जॉब मिले। तो क्या हो गया, एक कार्य से बहुत से
आयाम प्राप्त करना, यानी अनेक उद्देश्य है वो। जैसे कोई एक गाड़ी लेता है, अब गाड़ी क्यों लेता है, जैसे ट्रैक्टर लिया, अब ट्रैक्टर को क्या क्या काम लेंगे, अब ट्रैक्टर ऐसे थोड़ी अभी घर में शौक के लिए रखते हैं। अब सपोज करो खेती का कार्य करते हैं, एक हो गया। अब खेती के अलावा हम घर में इधर उधर भाई कहीं पर जाना हो कम दूरी पर, तो वहाँ पर भी ट्रैक्टर के माध्यम से जा सकते हैं। अब घर पर जो भी आवश्यकता हो, मतलब घर से खेत जाना और घर से आना, उसके लिए भी इसका काम में ले सकते हैं। तो कितने काम कर रहा है, 3, तो इसके क्या हो गए, अनेक काम हो गए। तो यही बहुउद्देशीय परियोजना में एक जो परियोजना चलाई उसके अनेक उद्देश्य थे, जैसे सिंचाई, पेयजल, पीने योग्य, पीने के लिए पानी, और विद्युत, लाइट बनाना। तो कितने हो गए, 3 काम, मतलब एक तो सिंचाई में काम ले रहे हैं, और एक पेयजल के रूप में काम ले रहे हैं, और एक विद्युत के रूप में काम ले रहे हैं। अब है बहुउद्देशीय परियोजना। तो भारत के प्रथम पीएम, मतलब भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। एक तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, तो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब बहुउद्देशीय परियोजना एक तो केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार। केंद्र सरकार से आप समझ लो कि भारत सरकार, और राज्य से आप समझ लो राजस्थान सरकार। मतलब केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई गई और राज्य के द्वारा कौन सी योजनाएं चलाई गई, इसका हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहले हम केंद्र सरकार की योजनाएं पढ़ेंगे, उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई है उनका अध्ययन करेंगे। अब केंद्र सरकार में प्रमुख योजनाएं हैं भाखड़ा नागल परियोजना, रिहंद, दामोदर, हीराकुंड, कोसी, टिहरी परियोजना। अभी एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसमें ये केंद्र सरकार वाला पूछा था, इसी पार्ट से प्रश्न आया था। केंद्र सरकार द्वारा जारी किन्हीं 2 बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन था, इसमें बस आप 2 ही नाम लिखने थे, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। 2 नाम आपको याद था तो आप लिख कर आ गए, तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। तो केंद्र सरकार की परियोजनाएं कौन कौन सी है, भाखड़ा नागल परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, टिहरी परियोजना। ये क्या है, केंद्र सरकार की परियोजनाएं हैं। अब इसके बाद में है राज्य सरकार की परियोजनाएं। पहले हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में डिटेल से विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी हमने देखा था केंद्र सरकार की परियोजनाएं, अब है राज्य सरकार की परियोजनाएं। अब राज्य सरकार में चंबल परियोजना है। अब चंबल परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त से मतलब है कि 2 राज्यों की परियोजना है, इसमें दोनों की भागीदारी रहती है। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों हैं, इसमें चंबल परियोजना में। नागार्जुन सागर परियोजना ये आंध्र प्रदेश की है। तुंगभद्रा परियोजना ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना किसकी है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पहले कौन सी पड़ी है, चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश। दूसरी है नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश की अकेले की है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की है। और सरदार सरोवर परियोजना 3 राज्यों की है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। मयूराक्षी व फरका परियोजना यह पश्चिम बंगाल की है। यह एक बार सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मयूराक्षी परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल से। मयूराक्षी परियोजना का संबंध किस राज्य से है, तो पश्चिमी बंगाल से। माई परियोजना का संबंध किससे है, तो माई परियोजना का संबंध है राजस्थान और गुजरात से। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश।
अब गंडक परियोजना तो आपको याद ही रहेगी, गंडक से तो आप परिचित हो। बिहार और इसका उत्तर प्रदेश राज्यों से संबंध है। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा की है। ये थी राजस्थान की 8 परियोजनाएं। दोबारा देख लेते हैं, पहले केंद्र सरकार वाले देखते हैं। तो केंद्र सरकार में बाकड़ा नागल परियोजना, रिहंद परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, कोसी परियोजना, टिहरी परियोजना, ये कौन सी होगी? केंद्र सरकार की परियोजना है। अब ये इतनी ज़रूरी नहीं है, अब पीछे क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, आप ये राजस्थान वाली याद रखें, इसको भूलना नहीं है। तो पहले कौन सी है? चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना कौन सी है? अब साथ साथ में बोलते रहे, मध्य प्रदेश और राजस्थान की। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश। और जैसे जैसे मैं दोहराऊं तो आप साथ साथ में बोलते जाएं ताकि जल्दी याद होगा। तीसरी है तुंगभद्रा परियोजना, किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। सरदार सरोवर परियोजना 4 नंबर है, वो कौन से राज्य की है? 3 राज्यों की है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो 5वीं है मयूराक्षी परियोजना या फरक्का परियोजना। अब इसमें आपको कोई सा भी नाम मिल सकता है, मयूराक्षी भी पूछ सकता है, फरक्का परियोजना भी पूछ सकता है। तो संबंध किससे है? पश्चिम बंगाल से। ये एक ही है, दोनों का नाम और एक का नाम 2 है। माई परियोजना गुजरात व राजस्थान की परियोजनाएं हैं। गंडक परियोजना बिहार व उत्तर प्रदेश। मचकुंड परियोजना आंध्र प्रदेश व उड़ीसा। अब अगली है बाकड़ा नागल परियोजना। जो केंद्र की प्रमुख परियोजना है उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, एक एक परियोजना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं की फोटो है जो आपकी बुक में भी दी गई है। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो सबसे बड़ी जल परियोजना है, जिसमें बांधों में जल संरक्षण, सिंचाई की नहरें, नगरों की जलापूर्ति, ऊर्जा निर्माण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसमें परिवहन, औद्योगिक विकास होगा। भारत की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे बागड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना। ये भारत में प्रमुख परियोजनाओं में मानी जाती है। हमने पढ़ा भी है केंद्र की कौन सी है और राज्य सरकार की कौन कौन सी है, उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दें, आपको उसका आंसर बता दिया जाएगा कि आपको इतने में पढ़ाई उनमें से क्या समझ में नहीं आया। अब इसी प्रकार या बोर्ड के माध्यम से हम आगे की वीडियो, अगर आपको इसी तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, ताकि हम आगे भी रोज़ाना आपको ये वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।